नमस्कार, अभिवादन, स्वागत आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे भी आ गए। अब सरकार बनने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी 273 सीटें जीतकर एक नया इतिहास रचा भारतीय जनता पार्टी ने, और अब लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर और योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इसके बाद एक और नया इतिहास रच जाएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। 403 विधानसभाओं वाले उत्तर प्रदेश में जब इस चुनाव अभियान के 2022 की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मुद्दे बहुत हैं विपक्ष के पास और सत्ता पक्ष घिरा हुआ है, यानी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन चुनाव अभियान के दौरान जिस बहादुरी के साथ में, जिस रणनीतिक तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी अभियान की अगुवाई की और उन्हें साथ मिला देश के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बाकी मंथन में पहले ही हम कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी के अलावा और किसी का चेहरा ना तो कारगर था, ना असरदार था, और ना ही चुनाव परिणामों में भी रिफ्लेक्ट हुआ। तो योगी मोदी की जोड़ी, आज मैं कहीं देख रहा था, एक मीडिया हाउस ने एक सर्वे कराया कि भाई अब तक भारतीय जनता पार्टी की जो जोड़ियां रही हैं, अटल आडवाणी की जोड़ी, शाह मोदी की जोड़ी और योगी मोदी की जोड़ी, तो उस सर्वे में सर्वाधिक 39% लोगों ने कहा कि सबसे सुपरहिट जोड़ी तो योगी और मोदी की है। दूसरे नंबर पर मोदी और शाह की जोड़ी और तीसरे नंबर पर अटल आडवाणी की जोड़ी को लोगों ने एक तरीके से रेटिंग दी। अब ये तो हुई भारतीय जनता पार्टी की कथा काया, उसकी जीत का मूल मंत्र। बहुत सारे विश्लेषक, बहुत सारे पत्रकार, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी अपने अपने तरीके से चीज़ों को बता रहे हैं। इतना तो बता रहे हैं कि विपक्ष छोड़ गया, योगी के आगे, मोदी के आगे विपक्ष छोड़ गया। विपक्ष, एक चैनल को तो भी हम देख रहे थे, वो बता रहे थे कि बिल्कुल अब विपक्ष को राजनीति के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। हो सकता है उनका ये असेसमेंट हो कि अब विपक्ष के पास कोई राजनीतिक रास्ता ही नहीं बचा। इस बात से हम सहमत नहीं हैं, कि जहाँ से रास्ते खत्म होते हैं वहीं से रास्ते शुरू भी होते हैं। ये बात विपक्ष, खैर विपक्ष को रास्ता तलाशना है। एक करारी हार विपक्ष की हुई है और समाजवादी पार्टी गठबंधन को महज 125 सीटें ही मिली हैं, और सबसे ज़्यादा निराशा राष्ट्रीय लोक दल को हुई। वो करीब 35 सीटों पर वो लड़े, 35-36 सीटों पर, और उन्हें महज 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। आरएलडी ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथियों के मुकाबले आरएलडी को बहुत कम सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में निषाद पार्टी 15 सीटों पर लड़ी और 11 सीटें जीती। अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल 17 सीटों पर लड़ी और 12 सीटें जीती। तो ये दोनों पार्टियां भी, भारतीय जनता पार्टी के पास ये जो दोनों गठबंधन के साथी हैं, ये भी अखिलेश यादव के गठबंधन के बाद तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस 5वें और 6ठे नंबर पर है। ये पूरा परिदृश्य अब तक सभी लोगों के जहन में आ गया होगा। लेकिन आज मंथन, हम किस बात को लेकर मंथन में हमने एक अलग तरीके का मुद्दा चुना है, या आज उस पर मंथन कर रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बहुत सारे कारण लोग बता रहे हैं अपने अपने तरीके से, कि भाई सुशासन है, एक लाभार्थी है, बिल्कुल है, योगी मोदी के चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी की कुशल रणनीति है। ये सारे फैक्ट और फैक्टर सही हैं, लेकिन एक और फैक्टर है
ओम फैक्टर। मंथन में आज बात इसी ओम फैक्टर पर। सपा गठबंधन की हार ओम जिम्मेदार। आप कह रहे होंगे भाई ये है क्या ओम? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नाम बड़ा कठिन है, के प्रदर्शन को बड़ी विफलता माना जा रहा है। AIMIM को कुल मिलाकर 0.49% ही वोट मिले हैं और 15.02 करोड़ मतदाताओं में महज 4.51 लाख वोट मिले हैं और ये परसेंटेज जैसा मैंने बताया कि 0.49 ही हासिल कर पाई है। ये हुआ ओम का ओवैसी की पार्टी। जिस ओम के मंथन में चर्चा हम कर रहे हैं उसका ये हुई ओवैसी की पार्टी और उसकी गति। ओवैसी की AIMIM राज्य की 95 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रही। आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट को छोड़ दें तो अन्य सभी सीटों पर AIMIM उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। मुबारकपुर सीट पर से पार्टी ने 2 बार के बसपा विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, याद करिए ये वही गुड्डू जमाली हैं जो लालजी वर्मा के बसपा विधानमंडल दल के नेता के रूप में हटाए जाने के बाद बसपा विधानमंडल दल के नेता बने थे। गुड्डू जमाली, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी की तरफ भी गए थे, लेकिन वहाँ इनकी टिकट लेने में दाल नहीं गली। गुड्डू जमाली का अपना वजूद है, उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर विधायक रहे हैं वो। अब तो विधायक नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के गुड्डू जमाली सबसे अमीर विधायक रहे हैं। पिछले साल नवंबर में ही ये MIM में शामिल हुए थे। चुनाव नतीजों के करीब नज़र डालने पर पता चलता है कि ओवैसी की पार्टी भले ही एक सीट न जीत पाई हो, लेकिन उसने कम से कम 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवारों को भारी नुकसान पहुंचाया। एक तरह से ये कहें कि AIMIM खुद भले ही सोने पर सिमट गई हो, लेकिन वह कम से कम 7 सीटों पर जो मुस्लिम वोट बांटने में सफल रही, उससे समाजवादी पार्टी के गठबंधन को भारी नुकसान हुआ। 122 सीटों पर, एक गणित बता दें आपको, 122 सीटों पर मुस्लिम यादव उम्मीदवार उतारकर बसपा ने, अब हम बात करेंगे एम फैक्टर की। ओ फैक्टर की बात हमने की कि किस तरीके से गठबंधन को डेंट किया, और अब उस एम फैक्टर की, एम यानी मायावती यानी बसपा, उस पार्टी की बात करते हैं कि खुद भले ही एक सीट जीत पाई हो और दलितों की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी, दलितों की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी का जो कुल मिलाकर अगर एक व्यक्ति वो जीता है तो राजपूत समाज से आता है और रसड़ा के उमा शंकर सिंह हैं जो जाति से क्षत्रिय हैं, वो चुनाव जीते हैं। मतलब जो दलितों को लेकर जो पार्टी बनी हो, जिसकी आइडियोलॉजी दलितों का कल्याण हो, और जो अगड़ों को गाली दे दे के पानी पी पी के, जिस पार्टी के नेताओं ने अगड़ों को गाली दे के, और खास तौर पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था, वो कहते थे काशीराम जी कि हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ है, उसे मनुवादी व्यवस्था भी वो कहते थे। मनुवाद के खिलाफ झंडा बुलंद करने वाले काशीराम की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का जो दलितों का मिशन था, एक तरीके से चुनाव में फेल होता नजर आया। उत्तर प्रदेश में 86 अनुसूचित जाति की सीटें हैं और उसमें एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी जीत नहीं सकी है। सीट जीती है सामान्य वर्ग की, जीता कौन है? क्षत्रिय। तो समाजवादी पार्टी का इस पार्टी ने कबाड़ा कर दिया। हम ये शब्द उपयोग कर रहे हैं कि सत्ता में जाने के रास्ते में चट्टान की तरह यह पार्टी खड़ी हो गई। बहुत सारे लोग राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं, जब ये मायावती चुनाव प्रचार में निकल नहीं रही थी, पार्टी उतना सक्रिय दिख नहीं रही थी, तब
तमाम तरीके के लोग तमाम तरीके के राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी इशारों में इस बात को कहा कि मायावती को स्पष्टीकरण भी देना पड़ा, उन्होंने हमला भी किया कांग्रेस पार्टी पर। इसी तरह ओवैसी को भी बी टीम कहा जाता रहा। तो जब चुनाव परिणाम आ गए हैं, स्थितियां ये सामने आ गई हैं, तो क्या ये दोनों पार्टियों ने बी टीम का काम किया? और जो ओम फैक्टर था उसने अखिलेश यादव का रथ, उनका जो बड़ा चमक दमक वाला रथ है, मर्सिडीज पर बना है, दूसरी बार इस चुनाव में प्रयोग किया, दूसरी बार हार गए वो। एक राजनीतिक विश्लेषक इस बात को भी हमसे कह रहे थे कि भाई ये जब तक रथ नहीं छोड़ेंगे ये वाला, ये रथ सत्ता वाला रथ नहीं है, इसको छोड़ना पड़ेगा इनको। तो इसको रथ को उन्होंने रोक लिया। अब इस बार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 122 सीटों पर मुसलमान और यादव, MY, अब ओम फैक्टर के बाद MY फैक्टर पर आते हैं कि MY फैक्टर बहुजन समाज पार्टी ने लगाया। और जब समाजवादी पार्टी के टिकट बंट गए थे उसके बाद बहुत सारे टिकट इन्होंने बदले, बड़े पैमाने पर टिकट बदले। उस समय भी चर्चा हुई कि भाई ये टिकट क्यों पार्टी बदली। खैर किसी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन ये बात कही गई, कुछ वीडियो भी वायरल हुए, कुछ एक बसपा के एक जोनल कोऑर्डिनेटर जो पश्चिमी क्षेत्र के हैं उनका एक वीडियो वायरल हुआ कि भाई वो एक स्टिंग उनका होता है और वो कहा जाता है कि भाई फला पार्टी के लोग आपसे 20 टिकट 30 टिकट लेना चाहते हैं, यानी अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। इस पर भी कुछ पैसों की डील की बातें वीडियो में आई थी। वीडियो कितना सत्य है मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, इसका कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है, लेकिन चूंकि पब्लिक डोमेन में था इसलिए हमने इस बात की चर्चा की। तो MY फैक्टर के तहत उन्होंने 122 मुस्लिम और यादव उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारा। बसपा की यह रणनीति भाजपा के लिए परोक्ष रूप से फायदेमंद साबित हुई। भले ही दोनों पार्टियों में कोई दुरम बिसंधी ना हुई हो, मैं इस बात को नहीं कहता कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के गठबंधन को सत्ता से रोकने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती के बीच कोई दुरम बिसंधी नहीं हुई। मैं इस बात को कतई नहीं मानता, ऐसे आरोपों को मैं खारिज करता हूं। लेकिन इस तरीके की बातें चर्चा में जरूर थी और ये नतीजे आ रहे हैं इससे परोक्ष रूप से। बसपा भले ना चाहती हो, बसपा खुद, बहन जी खुद कह रही कि भाई इस बार में 2007 वाला जो नतीजा आएगा वही दोहराने जा रही बहुजन समाज पार्टी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ये बात बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और उनके सबसे बड़े रणनीतिकार और चाणक्य सतीश मिश्रा जी कहते रहे, लेकिन उसके बाद पार्टी को एक सीट मिली, ये भी सत्य है। अब इस रणनीति से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। इनमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में 68 सीटें चली गई। मतलब जहां जहां 122 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने, हमारे साथी विशाल मिश्रा ने बड़ा दिलचस्प आंकड़ा, आज मेहनत कर दी विशाल ने, ऐसा लग रहा हमें कि बड़ा दिलचस्प आंकड़ा निकाल कर पेश किया है दर्शकों के लिए कि ये जो 122 सीटों पर मुस्लिम और यादव लड़ाई, उसमें 68 सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में चली गई। बसपा ने 91 सीटों पर मुस्लिम और 15 सीटों पर यादवों को टिकट दिया था। इनमें 16 उम्मीदवार तो ऐसे थे जो समाजवादी पार्टी, जो सपा उम्मीदवार के जाति के थे। बड़ा दिलचस्प आंकड़ा ये भी, एक अगर अंक गणित या गुणा गणित लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप खुद ही निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि वो यादव जाति के थे। इस पूरी गणित ने सपा का काम बिगाड़ दिया, कबाड़ा कर दिया। हम फिर उसी शब्द को दोहराए थे। इनमें से बसपा कोई भी सीट नहीं जीत पाई। 122 में बसपा कोई भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उसने सपा का काम बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बहन जी और उनके रणनीतिकारों ने 122 सीटों पर मुस्लिम और यादवों को किस बिना पर टिकट दिया था? यादव तो कभी बहुजन समाज पार्टी का मतदाता रहा नहीं, और मुसलमान भी जब बहन जी की प्रचंड बहुमत की सरकार आई तब मुझे लगता 30-35 हद 40% वोट उनको मिल गया हो। हद है, मेरे पास कोई इसका डेटा नहीं है कि 40% कभी उनको मिल गया हो, लेकिन 60% उस दौर में सपा को मिला होगा और 40 में कांग्रेस और बहन जी ने बंटवारा किया होगा। 30 बहन जी को मिल गया हो, 10% कांग्रेस को, या 32 मिल गया हो बहन जी को तो 8% कांग्रेस को। लेकिन ये गणित समझ में नहीं आया, और यही गणित राजनीतिक गलियारों में एक अलग तरीके से परिभाषित किया जाता रहा और अभी भी परिभाषित किया जा रहा जब नतीजे सामने आ गए हैं। सपा का काम बिगाड़ने में बड़ी भूमिका अदा की, ये कहा जा रहा है। भाजपा गठबंधन ने 68 सीटें जीती,
जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को यहाँ 54 सीटें ही मिली। मतलब ये ऐसी सीटें थी कि समाजवादी पार्टी मतलब इंटैक्ट हो सकती थी, मतलब यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में वो सीटें जीत सकती थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से कम सीटें जीतने में कामयाब हुई। बसपा ने कुल 91 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, ये भी एक आंकड़ा है। इन सीटों पर कुल 44 सीटों पर सपा गठबंधन को जीत मिली, मतलब आधे आधे का मामला भी नहीं रहा। जबकि 47 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। यहां भी भारतीय जनता पार्टी न केवल बहुत क्लोज लड़ी बल्कि सपा गठबंधन को पछाड़ दिया। ये जहां मुस्लिम बहुल वाली सीटें, यादवों के प्रभाव वाली सीटें, वहां पर भी ऐसा राजनीतिक गणित या तो भाजपा ने बैठाया या बसपा ने ऐसे टिकट दिए, दो ही कारण हैं। और ओवैसी साहब ने मुसलमानों का वोट 7-8 सीटों पर तो सीधे काट दिया। समाजवादी पार्टी कहीं 300 से, कहीं 400 से, कहीं 500 से। हम अभी हमारे साथी एक आंकड़ा हमको दे रहे थे कि वो ग्राफिक दिखा दिया जाए कि क्या आंकड़ा है, साथियों से हम कहेंगे उसे ग्राफिक प्ले कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे बहुत छोटा है, हम इसको बहुत यहाँ से दर्शकों को नहीं बता पाएंगे, ग्राफिक काफ़ी छोटा है। तो ये आप देखिए बड़ौद की सीट है, यहाँ कृष्णपाल मलिक विजेता रहे हैं 315 वोटों से। बिलासपुर की सीट है बलदेव सिंह ओलख पूर्व मंत्री 307 सीटों से जीत पाए हैं। चांदपुर में स्वामी ओमवेश भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ये 234 वोटों से जीत पाए हैं। अशोक राणा चुनाव 473 वोटों से जीते हैं। मोहम्मद ताहिर खान 269 सीटों से जीते हैं। मतलब कुल मिलाकर 217, 200 यही 500, 600, 700 का गणित कुल मिलाकर रहा। जबकि 47 सीटों पर जैसा हमने बताया भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। इन सीटों पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि क्या वास्तव में गुणागणित है। ये ग्राफिक है और इस ग्राफिक के जरिए हम आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पर कि कहां कैसे इस पार्टी ने अपना खजाना, इसे हम खजाना ही कहेंगे, कि बड़ी मुश्किल से मान्यवर काशीराम ने इस पार्टी की स्थापना की। बड़ी मुश्किल से 1 वोट और 1 नोट, ये नारा था शुरुआती दिनों में काशीराम का, जब वो सत्ता के इर्द गिर्द नहीं थे। तब वो जाते थे और जब उनसे पत्रकार पूछते थे कि भाई 1 रुपया और 1 वोट आप मांगते हो, 1 रुपया क्यों लेते हो, इससे क्या होने वाला, पार्टी का भला क्या होगा। ठीक, खैर पुराना जमाना था, वो इतना भी पुराना नहीं था कि 1 रुपये की बहुत हैसियत थी, लेकिन हाँ ठीक ठाक रुपए की हैसियत थी उस वक्त। लेकिन तो वो 1 रुपया मांगते थे। वो कहते थे भाई आसानी से गरीब गुरबा 1 रुपया दे देगा, और अगर 1 रुपया देगा तो वो समझेगा पार्टी मेरी है, मेरे पैसे से बन रही पार्टी है, तो वो वोट भी देगा। इस आइडियोलॉजी पर चलने वाले काशीराम, इस विचारधारा पर चलने वाले काशीराम, उनको क्या पता था कि भाई जो वोट परसेंटेज आज रह गया है बहन कुमारी मायावती का 13% ये वोट परसेंटेज है इस समय। हाँ, इस 13% वोट और 1 सीट मिली है 2022 में इस वक्त। और आप देखिए 93, अगर आप देखते हैं 93 का आंकड़ा आपके स्क्रीन पर है कि 1993 में 11% उनको वोट मिला था, 11.12%। फिर उसके बाद उनको 19% वोट मिला, 67 सीटें मिली। फिर 2002 में 23.08% मिला और 98 सीटें मिली। 2017 में नहीं, 2007 में, माफ कीजिएगा, 2007 में 30.43% वोट मिला और बहन कुमारी मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2012 में 80 सीटें मिली और वोट परसेंटेज 25.95। 17 में वोट परसेंटेज 22.24 रहा, लेकिन सीटें 80 से घटकर 19 रह गई। और 2022 में तो क्रांति हो गई, बिल्कुल बहुजन मिशन मिट गया, हम यही कहेंगे। बहुजन मिशन एक तरीके से मिट गया, लुट गया, पिट गया। बहुत दर्द हुआ मुझे, बहुत पीड़ा हुई। मैं बहुत इस मिशन को देश में बढ़ते हुए मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी रही है। देश काल परिस्थितियों के अनुसार बहुजन समाज पार्टी ने अपनी स्थितियां, अपनी स्ट्रैटेजी बदली। कुछ देर के लिए 2007 में उसे ठीक ठाक बहुमत मिला,
लेकिन जिसे सोशल इंजीनियरिंग कह के बड़े बड़े डंका पीटा गया, शंख बजा, घंटा घड़ियार बजे, उसका जो साइड इफेक्ट है 2022 में दिखा। 2007 से जोड़ लीजिए, 3 साल उधर और 12 साल इधर, 15 साल में 15 साल लगा उस मिशन को मिटने में। और 15 साल में पार्टी फिर 2022 में 1993 की स्थिति में आकर खड़ी हो गई। 15 साल क्या, जो ये 2007 से लेकर 2022 तक 15 साल का वक्त बीता। ये इस वक्फे में लगातार क्षरण होता रहा पार्टी का, और 1993 की स्थिति में वोट परसेंट के लिहाज से हम आकर खड़े हो गए, यानी बहुजन समाज पार्टी आकर खड़ी हो गई। इस विषय पर बहुजन समाज पार्टी को चिंतन करना चाहिए, चिंता होनी चाहिए उसको। अब चिंतन का समय नहीं है। अब अगर चिंतन करते रहेंगे, मंथन करते रहेंगे तो हो गया। मंथन हमें करने दीजिए, हमारा कार्यक्रम है ये। लेकिन अब चिंतन कांग्रेस को भी चिंता करनी चाहिए और बहुजन समाज पार्टी को चिंता करनी चाहिए कि उनका अस्तित्व, उनका वजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ रहेगा, ये 0-0 पर आ जाएगा, 0-0 हो जाएगा दोनों। जैसे दिल्ली में कांग्रेस हो गई, कई राज्यों में कांग्रेस हो गई, जबकि बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए हम उसकी कांग्रेस से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बिल्कुल नहीं है, वो रीजनल पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में 6% से ज्यादा वोट मिलता रहा, यही वजह है। पंजाब में, जहां देश की दलितों की आबादी, थोड़ा विषयांतर होगा लेकिन मुझे कहना पड़ेगा इस वक्त, क्योंकि बसपा की बात हम कर रहे हैं, जहां पूरे देश में सर्वाधिक दलित हों, दलित मतदाता हो, 32% आबादी है दलितों की पंजाब में। और वहां दोनों दल, कांग्रेस शुरू से दलितों की राजनीति करती रहे, एक बड़ा उसका वोट बैंक रहा है दलित, कांग्रेस को भी खारिज कर दिया। और बहन कुमारी मायावती अकाली दल बादल के साथ मिलकर लड़ी 20 सीटों पर, एक भी सीट बहन कुमारी मायावती की पार्टी को भी नहीं मिली वहां पे। दलितों ने कांग्रेस, अकाली दल, कांग्रेस और अकाली दल बीएसपी गठबंधन को नकार दिया। जहां से पार्टी का सूत्रपात हुआ हो, जहां से कंसीव की गई वो पार्टी, मान्यवर काशीराम जी पंजाब से ही आते थे, वहीं के एक गांव के रहने वाले थे। उन्होंने वहां बैठ के एक मिशन दिमाग में उनके आया कि भाई बहुजनों के लिए एक मिशन हो सकता है, क्योंकि बहुजनों पर बहुत अत्याचार और जुल्म ढाए जाते हैं। खास तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश इसलिए चुना कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुजनों पर बहुत अत्याचार हुए। बिहार में खैर उन्होंने कभी रुख नहीं किया, लेकिन यूपी को उन्होंने अपनी प्रयोगशाला बनाई बहुजन राजनीति की, और वो जबरदस्त तरीके से सफल रहे। तो कहते हैं ना, कोई चीज डिटोरेशन होगा, क्षरण होगा, तो उसमें भी समय लगेगा। बहुजन समाज पार्टी को क्षरण लगा, ये कथा का है। लेकिन ये पूरा गणित, ये पूरी जो परिस्थितियां हमने आपके सामने रखी, ये समाजवादी पार्टी के लिए, उनके गठबंधन के लिए चिंता का विषय है। और अब एक सीट हम बात करते हैं, बाराबंकी जो लखनऊ से सटा जिला है, उसकी कुर्सी विधानसभा सीट है। सपा गठबंधन का खेल यहां AIMIM ने बिगाड़ दिया। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी सकेंद्र प्रताप को जीत मिली है, और राकेश वर्मा मरहूम बेनी प्रसाद वर्मा, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं मुलायम सिंह की सरकार में कई बार, वो उनके बेटे राकेश वर्मा चुनाव हार गए। सपा गठबंधन को 217 वोटों से हार मिली है यहां। और यहां AIMIM के प्रत्याशी कामिल अशरफ को 8541 वोट मिला है। ये वोट किसी पंडित जी, किसी ठाकुर साहब का नहीं है, ये मुसलमानों का वोट है, जिस पर समाजवादी पार्टी अपना एकाधिकार समझती। इस तरह के कई उदाहरण हैं, जहां 200, 300, 400, 500, 600। जौनपुर की शाहगंज सीट 500, 600, 700 से पूर्व मंत्री ललाई यादव हार गए। वहां भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी गठबंधन के रमेश सिंह चुनाव वहां जीत गए। हालांकि उन्हें योगी आदित्यनाथ
के चेहरे पर ठाकुरों को भी अच्छा खासा वोट मिला, उससे भी वो मुकाबला कर सके, वरना वहाँ भी ललई यादव 5वीं बार अपनी सीट जीत सकते थे। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत अगर हम देख रहे हैं, पूरे आंकड़े देखते हैं तो इस तरह की चीज़ें बहुत आम हैं इस चुनाव नतीजों में, बहुत कुछ कह रही हैं। अखिलेश यादव को कम से कम पूरे चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने जाट लैंड की किलेबंदी की थी चौधरी जयंत को लाकर और उनके साथ कॉम्बिनेशन बनाकर, एक और दिलचस्प आंकड़ा आज हमने देखा, ये हमारी नज़रों के सामने से गुजरा कि 2017 के मुकाबले जाटलैंड में समाजवादी पार्टी को जाटों का वोट कम मिला, जबकि इस बार उनके गठबंधन के साथी चौधरी जयंत की पार्टी आरएलडी उनके साथ थी और कंधे से कंधा मिलाकर जबरदस्त तरीके से वो पार्टी चल रही थी। और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल स्थितियां परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन आरएलडी को महज 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इस तरह की स्थितियां आपको देखने को यहां मिल सकती हैं। अब समाजवादी पार्टी अगर कहीं कहा जाए, ठीक है, जो हार गया उस पर तो बहुत सारी उंगलियां उठती हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, उंगलियां उठना स्वाभाविक है, लेकिन सही मायने में कहें तो रणनीति निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी से अगर आपको लड़ना है तो रणनीति बहुत जबरदस्त तरीके से बनानी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी गोटें फिट की, ऐसा लग रहा था एक समय कि दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से पिछड़ों की तगड़ी गोलबंदी हो गई, तो हुई, समाजवादी पार्टी को पिछड़ों का वोट मिला, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, बल्कि इसके उलट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को अपना दल जहां से उत्पन्न हुआ, कुर्मियों की राजनीति, कुर्मियों का वोट 2017 के मुकाबले भाजपा गठबंधन को कम मिला, भारतीय जनता पार्टी को कम मिला। निषाद पार्टी जिसको इतनी सारी सीटें जीतकर अब वो डिप्टी सीएम का दावा कर रहे हैं, संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष, निषादों का भी वोट भारतीय जनता पार्टी को 2017 के मुकाबले काफी कम मिला। और आप देखिए, जिनको निषाद अपनी देवी मानते हैं, फूलन देवी, पूर्व 10 सरगना, अब दुनिया में नहीं है, समाजवादी पार्टी की सांसद भी रही है भदोही से वो 2 बार। फूलन देवी का गांव जिस विधानसभा में है वो कालपी है, उत्तर प्रदेश के जालौन की कालपी, और शेरपुरगढ़ा उनका गांव है, शेरपुरगढ़ा। और वहां जब संजय निषाद गए थे तो फूलन देवी की मां ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी वहां रणनीति में चूक गई और वो सीट निषाद पार्टी के कोटे में चली गई। वहां कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आए चतुर्वेदी जी चुनाव जीत गए, विनोद चतुर्वेदी। चतुर्वेदी चुनाव जीत गया और ये प्रियंका गांधी के सलाहकार थे। कर अब उनकी तो बातें मत करिए, कितने सलाहकार कौन कहाँ गए। एक बार एक राजनीतिक विश्लेषक जनता दल के बारे में, एक यूं ही हम लोग दिल्ली में थे तो टहल रहे थे पैदल लुटियंस में, ये चर्चा हुई तो अपना वो जनता दल का जब जिक्र आया तो उन्होंने कहा कि जनता दल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो उसी तरह कमोबेश स्थिति कांग्रेस पार्टी की रही कि जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का चेहरा ही भारतीय जनता पार्टी में चली गई, जो महिला नेता थी। इसी तरह विनोद चतुर्वेदी सलाहकार थे, ऐन वक्त पर पार्टी छोड़कर चले गए। चलो चतुर्वेदी जी कम से कम विधानसभा तो नसीब हो गई, पूर्व विधायक है, बड़े जमाए नेता हैं, उनको आभास हो गया था। तो ये एक हमने दृष्टांत, एक उदाहरण दिया कि देखो निषादों की पॉलिटिक्स करने वाले लोगों का ये जो उनकी सबसे ज़्यादा मतों से सीट जीती जानी चाहिए थी कालपी की, वहाँ बड़ी तादाद में निषाद वोटर है, यमुना और वो है, और फूलन देवी का ऑपरेशन एरिया भी वही रहा है, वहाँ फूलन देवी की मूर्ति भी लगी है और उनकी माँ अभी भी जिंदा है और उनको एक आइकॉन के रूप में उनके परिवार को देखा जाता है वहाँ पर। तो ये स्थितियाँ रहीं, ये परिस्थितियाँ रहीं। ओएम फैक्टर मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, ओवैसी ने थोड़ा डेंट किया और बहुजन समाज पार्टी ने बहुत बड़ा डेंट किया। अगर यही वोट
कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को जो 10-11% वोट सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर हो गया, अगर ये वोट इसमें 2-4% कांग्रेस को और बहुजन समाज पार्टी अपना वोट इंटैक्ट रखती तो मुझे लगता है कि ये नतीजे बहुत क्लोज होते हैं, 2-4-10 सीटों में सरकार बनती और बिगड़ती। समाजवादी पार्टी लड़ाई में ही नहीं आई उस तरीके से, सीटों के लिहाज से देख लें, फील्ड पर तो खूब दिख रहा था कि जय जय अखिलेश, लेकिन सीटों में लड़ाई में लड़ती नजर नहीं आई कहीं भी। इसका यही बहुत बड़ा कारण है और शायद कई कारणों में ये सबसे मुख्य कारण है। खैर, अखिलेश जी की पार्टी है, उनका गठबंधन है, 21 तारीख को उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई है और उसी दिन जयंत चौधरी भी लखनऊ में रहेंगे, उन्होंने अपने विधायकों को बुलाया है। दोनों मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और फिर हम भी आपके सामने मंथन लेकर आएंगे।